हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन पॉइंट में। जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के ऑल इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, आपको यहाँ पर इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिखाए जाएंगे हर एक पेज के। पेज वाइज इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, हर एक पेज में आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। तो पेज वाइज आपको यहाँ पर स्क्रीन में, आपकी स्क्रीन में इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। उनके सॉल्यूशंस मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा भी और लिखवाऊंगा भी। ठीक है, तो क्या काम करना है, एनसीईआरटी की बुक को अपने ओपन कर लीजिए, कुछ शीट्स ले लीजिए, मतलब नोटबुक ले लीजिए, एक पेन लीजिए और जल्दी जल्दी से आंसर्स लिखना शुरू कीजिए। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, आई होप आपने एनसीईआरटी की बुक ओपन कर ली हो, अपने कॉपी पेन निकाल लिए हो क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए। क्लियर? पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेज नंबर 200 पर, 200 पर। इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, दूसरा है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, तीसरा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है। तो ये इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसको समझाते हैं। पहले क्या है देखो, अ कंटिन्यूस मतलब लगातार, कंडक्टिंग पाथ, क्लियर, कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ, जो बना हुआ होगा, पाथ मतलब रास्ता, वायर्स का, रेजिस्टेंस का और स्विच का, बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, 2 टर्मिनल्स के बीच में एक सर्किट बना हुआ होगा, एक रास्ता बना हुआ होगा जो रेजिस्टेंस और स्विच उन सब के अंदर होगा, और अ बैटरी अलॉन्ग एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। भाई सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहाँ करेगी, कोई रास्ता तो होगा ना जहाँ पर करंट फ्लो करेगी। अब करंट फ्लो मतलब चार्ज फ्लो करेगा, मतलब करंट फ्लो कहाँ करेगी, कोई रास्ता तो हो, और वो रास्ता कौन डिसाइड करेगा, वो रास्ता सर्किट डिसाइड करेगा। वो रास्ता हम डिसाइड करेंगे कि हम वायर कैसा ले रहे हैं, हम स्विच कब लगा रहे हैं, हम एमीटर कब लगा रहे हैं, हम वोल्टमीटर कब लगा रहे हैं, ये सब क्या है, रास्ते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक है जिनसे फ्लो होगा, तो और उसी रास्ते को, उसी कंटिन्यूस पाथ को, कंडक्टिंग पाथ को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कह रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके पास। ठीक है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और आपके पास एक स्विच है, मतलब एक की है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये आपकी की हो गई। ठीक है, और आपके पास वायर है, ये आपके पास वायर है, और एक बैटरी है। क्या है, एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब चीज़ें आपके पास हैं। क्या, तो आप इसे इस तरीके से अरेंज करोगे जिससे करंट फ्लो करे इस पर। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ से एक वायर लाओगे, एक यहाँ लगाओगे, उसके बाद यहाँ से एक वायर लाओगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बैटरी लगा दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, इनको यूज़ कर लिया हमने। उसके बाद आप क्या काम करोगे, जैसे आप इसे ऑन करोगे तो ये यहाँ पर करंट फ्लो करेगी और ये ग्लो करेगा। ठीक, अगर ये ओपन होगा, मतलब अगर ये पाथ कंटिन्यूस नहीं होगा तो क्या करंट फ्लो कर पाएगी। अगर मान लो ये खुला हुआ है, मीन्स स्विच ऑफ है, तो क्या करंट फ्लो कर पाएगी, नहीं। तो इसका मतलब कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ मतलब बंद होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाए। इसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हो। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब था, ये हमने बैटरी लगाई, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से करंट फ्लो करा। ठीक है, तो एक क्लोज लूप है, याद रखना। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या होता है, क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, क्लोज्ड लूप। क्या, इतनी बात समझ में आती है। कंसिस्टिंग ऑफ, जो बना हुआ होगा वायर्स का, देखो वायर्स है, रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस होगा कुछ, एक स्विच हो गया, एक बैटरी हो गई, बिटवीन द 2 टर्मिनल, देखो इन 2 टर्मिनल के बीच में ही तो आप लगाओगे, इसके साइड में तो लगा नहीं दोगे कुछ भी, तो इसके 2 बिटवीन ही आप लगा रहे हो, क्लियर, जहां से करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक सर्किट का। समझ में आया, कोई डाउट है, डेफिनेशन याद कर लो, अच्छी तरह से लिख लो, एक बार नोट्स बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हटाएं, चलिए हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट को डिफाइन करें। तो जैसा कि अगर हम देखें यूनिट ऑफ करंट, भाई हम जानते हैं, क्लियर, हम जानते हैं कि जो करंट है वो किसके इक्वल होता है, कूलम अपॉन टाइम के। अच्छा, करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है यूनिट ऑफ करंट
इज एम्फियर। सो अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं, एम्फियर किसके इक्वल होगा? कूलम अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 एम्फियर किसके इक्वल होगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है। सो एक एम्फियर को कैसे डिफाइन करेंगे हम? एक एम्फियर को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, जब एक कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, तब वहां पर 1 एम्फियर की करंट बनेगी। समझ में आया? मान लो मैं एक कूलम का चार्ज हूं और मैंने 1 सेकेंड में मोशन करा, तो मैंने वहां पर क्या बना ली? 1 एम्फियर की करंट बना ली। ठीक है। तो इसको लिख भी सकते हैं कि व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोइंग या फिर इज पासिंग थ्रू द वायर, ठीक है, वायर से पास हो रही है या किसी कंडक्टर से पास हो रही है, when 1 coulomb of electric charge is passing through the wire in 1 second, 1 सेकेंड में, then 1 एम्फियर current is flowing through the wire, क्लियर होता है? When 1 coulomb of electric charge is passing through the wire, जब 1 कूलम का चार्ज वायर के पास करेगा 1 सेकेंड में, तब वहां पर आप समझ सकते हो कि वहां पर 1 एम्फियर की करंट फ्लो कर रही है। ठीक है। यह हमने यूनिट करंट की यूनिट को डिफाइन कर लिया। नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हटाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इकट्ठे करोगे। ठीक है। मान लो आपने 1 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करा, फिर 2 करा, फिर 3 करा, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इकट्ठे करोगे, कंस्टिट्यूट करोगे, जिससे आप 1 कूलम का चार्ज बना सको, क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? क्यों? देखो अगर मान लीजिए चार्ज हम देखें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, क्लियर? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो कूलम जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में देखो कितना माइनस में चार्ज है, सोच लो कितना छोटा चार्ज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि इस मार्कर की लेंथ बताओ, तो आप कहोगे 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं किलोमीटर में, ठीक है, मान लो मैं आपसे पूछूं किलोमीटर में और आपने मुझे बताया 0.001 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर और ये कितना बड़ा है, मतलब 1 किलोमीटर कितना बड़ा है इसके कंपैरिजन से। ये कितना है? इतना सा, देखो इतना सा। और 1 किलोमीटर कितना होगा? बहुत। तो उसी तरीके से यहां पर सोचो कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा होगा जब इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, माइनस का 19। तो इससे यहां पर क्वेश्चन बनता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हम इकट्ठे करें जिससे हम 1 कूलम का चार्ज बना सकें। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? हटाएं। अच्छा, मतलब करें, डर गए? देखो जरा कैसे करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन में होता है, तो 1 कूलम चार्ज कितने में होगा? ये नीचे आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करो जरा। ये माइनस में तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 10 की पावर 19, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ये कितना है? 10/16। तो इसको कैंसिल करो, 5 और 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 19, जिसको हम अप्रॉक्स ले रहे हैं। ठीक है। क्या ले रहे हैं? अप्रॉक्स ले रहे हैं। तो हमने अप्रॉक्स ले लिया 6 इंटू 10 की पावर 18। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 6 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is required to make 1 coulomb of electric charge। 1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाएगा। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 6 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप इकट्ठे करोगे, जब जाके 1 कूलम का चार्ज बनेगा। क्लियर हुए? तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए?
सो दोस्तों नेक्स्ट इंटरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेज नंबर 202 पर, मतलब 202 में। और ये रहे हमारे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसके चारों तरफ मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, तो कौन सा डिवाइस होगा जिसकी मदद से मैं इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर पाऊँ? कौन सा है बताओ यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले का आंसर है सेल या बैटरी। ठीक है भाई, सेल या बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली किसी भी अप्लायंसेस के चारों तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करके रखता है। अगर आप बैटरी सेल हटा दोगे तो पोटेंशियल हट जाएगा, और अगर पोटेंशियल हट गया तो करंट भी बंद हो जाएगी, करंट जीरो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। क्या मतलब है, देखें जरा। मान लीजिए 2 पॉइंट है A और B, और इसका इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि A पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज ने मूव करेगा B पर, तो वो 1 जूल का वर्क करेगा। समझ में आया? नहीं आया? देखो जैसा कि हम जानते हैं आप जानते हो या नहीं जानते, अगर आप जानो जब आप इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस की वीडियोस देख लो। ठीक है, मैंने पढ़ाया है पहले, वहाँ पर जाके मैंने इसका सोल्यूशन बता रखा है, तो वहाँ पर आप जाके देख भी सकते हैं। चलिए फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो क्या है कि मान लो ये यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रखा है। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने पोटेंशियल लगाया तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में भागेगा। तो जब 1 कूलम का चार्ज जब भागता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर और वो 1 जूल का वर्क करता है, तो समझ जाओ मेरे भाई कि इसके अक्रॉस आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया है। मतलब ये आसान भाषा में समझाते हैं, इस डेफिनेशन लिख के बताते हैं कि अगर 2 पॉइंट पे 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज 1 जूल वर्क करेगा। सिंपल। ठीक है, मतलब ये कि द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is said to be, आप कह सकते हो, is said to be 1 वोल्ट। आप कह सकते हो अगर, if, क्लियर, अगर if 1 coulomb of electric charge, 1 coulomb of electric charge is, या फिर ऐसे लिख देते हैं, एक सेकंड रुकिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल वर्क डन बाय 1 coulomb of electric charge, moving from one point to another। क्लियर? सो जब 1 कूलम चार्ज मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे और वो 1 जूल का वर्क करता है, 1 जूल का वर्क, तो बेसिकली वहां पर 1 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, आंसर लिख लीजिए जल्दी से दूसरे क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। कितनी एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज मिल रही है अगर वो 6 वोल्ट बैटरी से पास हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो चार्ज भागेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। तो जो वो 6 वोल्ट की बैटरी है वो कितना एनर्जी दे रही है 1 कूलम के चार्ज को। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। ईच कूलम मतलब 1 कूलम, तो 1 कूलम के चार्ज को 6 वोल्ट की बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है। देखो जरा ध्यान से। सो यहाँ पर बैटरी कितनी है 6 वोल्ट की, चार्ज यहाँ पर दे रखा है 1 कूलम। सो W किसके इक्वल होगा V/Q के। ये सॉरी V किसके इक्वल होगा W/Q के। V दे रखा है 6, W हमें निकालना है बेसिकली वर्क, कितना वर्क करेगा। तो W कितना आया 6 जूल। अब दिमाग लगाना, मान लो 1 कूलम चार्ज है, अब वो 6 जूल वर्क करता है जब 6 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं। 1 कूलम चार्ज जब हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई तो वो 6 जूल का वर्क कर रहा है।
तो और जितना वर्क कर रहा होगा बेसिकली उतनी तो एनर्जी मिली होगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल इसको ऐसे समझो, मान लो चार्ज यहाँ पर रेस्ट पे है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज जो है रेस्ट पे, 1 कूलम का चार्ज यहाँ पर रेस्ट पे है। अब हमने पोटेंशियल लगाया, मतलब बैटरी लगाई 6 वोल्ट की, तो हमने क्या दी, इसको एनर्जी दी, इसको क्या दी, एनर्जी। क्लियर, इसको हमने क्या दे दी, एनर्जी दे दी। अब जैसे ही इसे एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी में इसने चेंज करी और वर्क करा, तो जितना इसने वर्क करा होगा उतना ही तो इसने एनर्जी लॉस करी होगी। मतलब ये कि जितना हमने एनर्जी इसे दी होगी उतना ही तो इसने लॉस कर दी होगी वर्क करके। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जितना वर्क होगा उतना ही एनर्जी लॉस होगा। तो मतलब ये कि मैं लिख सकता हूँ वर्क के प्लेस में एनर्जी, और मैं लिख सकता हूँ कि एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, 6 जूल के। मतलब 6 वोल्ट की बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है ईच कूलम चार्ज को, 6 जूल। क्लियर हुआ, क्लियर होता है ये वाले क्वेश्चंस। सो दोस्तों नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेज 100, 209, 209 में। सो ये रहे हमारे, इसमें 5 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, एक एक करके आराम से देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, मैंने इसके ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो है लेंथ, एक है क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स थिकनेस, तीसरा है नेचर मटेरियल का, और चौथा है टेम्परेचर। लिख देते हैं एक बार। पहले का आंसर है, पहला पार्ट, रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, तो पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पर, मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। दूसरा देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर मतलब थिकनेस, ठीक है, मतलब थिकनेस। और रेजिस्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a। मतलब अगर आप यहां पर लेंथ में बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर आप एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। क्या है? तीसरा देखो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। मान लीजिए 2 वायर हैं, दोनों में सेम पोटेंशियल, सेम बैटरी हमने लगाई, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम थी, दोनों की थिकनेस सेम थी। और एक ये वायर है, ठीक है। फर्क ये था कि ये कॉपर का है और ये मान लीजिए जिंक का है, या एल्यूमिनियम का ले लेते हैं, चलो। तो दोनों में करंट जो फ्लो करेगी वो अलग अलग फ्लो करेगी। मतलब जो I1 होगा वो I2 के इक्वल नहीं होगा। जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रेजिस्टेंस है दोनों का वो भी क्या है, अनइक्वल, ठीक है। मतलब करंट अगर मान लो करंट अलग अलग फ्लो कर रही है तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, ठीक है। जो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। चौथा देखो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो टेम्परेचर होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्लियर होती है बात। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले आराम से समझो। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि मान लो एक मटेरियल, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है और लेट्स से वो कॉपर का है, ठीक है, सेम मटेरियल, मतलब सेम मटेरियल है। एक वायर है जिसका सेम मटेरियल है और एक वायर ये है जिसकी थिकनेस कम है, ठीक है। इसको साफ आराम से लिखते हैं, रुको जरा। तो हम कर रहे हैं, यहां पर कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पर कर रहा हूं मैं दूसरा क्वेश्चन। तो 2 वायर दे रखे हैं, एक तो है थिन और एक है थिक। दोनों सेम मटेरियल के हैं, मान लो ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है। दोनों में पोटेंशियल सेम लगा रखा है, मान लो इस पे पोटेंशियल लगा रखा है V और इस पे भी पोटेंशियल लगा रखा है कितना, V, ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लैंग्वेज ध्यान समझो,
बुक खोल रखी है ना, हाँ। सो विल करंट फ्लो इजीली थ्रू थिक वायर और थिन वायर अगर सेम मटेरियल के हों और कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, मतलब बैटरी सेम है। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से किस में करंट इजीली फ्लो कर जाएगी, ठीक है। इन दोनों में से करंट इजीली किससे फ्लो कर जाएगी, इस वाले से फ्लो कर जाएगी या इस वाले से, ठीक है। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप थिक कहते हो तो वाई, मतलब उसका रीज़न भी दो। अब देखो आंसर, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर एरिया मीन्स थिकनेस बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। अगर थिकनेस बढ़ गई, इस वाले केस में जो थिकनेस अगर मान लो बढ़ गई तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, लेट्स से R1, इसका कितना है R2। तो R1 जो होगा वो R2 से छोटा होगा, क्योंकि थिकनेस बढ़ गई तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस जो R1 है वो R2 से कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट इजीली फ्लो करेगी। क्लियर। सो थिक वायर, क्लियर। सो आप लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में, एक तो ये टेबल बना लेना और आराम से देखो इसका सॉल्यूशन में और क्या लिखोगे आप। सो करंट फ्लो इजीली थ्रू थिक वायर, थिक वायर से जो करंट होगी वो इजीली फ्लो कर जाएगी बिकॉज, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the cross sectional area of the conductor, clear। area of the conductor। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगी तो करंट इजीली फ्लो करेगी। क्लियर। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो, हायर द थिकनेस ऑफ वायर, thickness of conductor, lower is the electric resistance, that's it। ठीक है, इतना काफ़ी है। सो ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर हुआ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। समझ में आ रहा है ना, ये पहला क्वेश्चन है यहाँ तक और फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ तक। क्लियर। अच्छा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। क्लियर। अभी बताते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट चेंजेस विल अकर इन द करंट थ्रू इट। मतलब देखो क्या है कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और इसके दोनों तरफ हमने क्या लगाया, पोटेंशियल लगाया, लेट्स से V। क्लियर। और यहाँ पर करंट फ्लो करी I। इतनी बात समझ में आती है। तो दूसरे केस में देखो हम क्या काम कर रहे हैं। दूसरे केस में हम ये कह रहे हैं कि हमने रेजिस्टेंस को तो नहीं बदला, रेजिस्टेंस तो वही रहा, लेकिन हमने जो पोटेंशियल था वो आधा कर दिया। जो पोटेंशियल था, मतलब जो नया वाला पोटेंशियल था V डैश, वो V/2 हो गया। तो आपको ये बताना है कि I डैश कितना होगी, मतलब I डैश और I के बीच में रिलेशन क्या होगा। I डैश कितनी हो जाएगी I के। क्लियर। दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। क्लियर होता है क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे इसको। अगर आप पहले केस में देखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से V किसके इक्वल होता है, IR के। टोटल पोटेंशियल, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, ये बात भी समझ में आती है। क्लियर। अच्छा एक सेकेंड, हाँ। सो V इक्वल टू IR। अब यहाँ पर पोटेंशियल कितना है V, यहाँ पर करंट कितनी है I, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है R। ठीक, ये केस 1 था। इस वाले केस में देखो, टोटल पोटेंशियल, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, V डैश कितना है V/2, I डैश R लिख सकते हैं। अच्छा R को नीचे डाल सकता हूं मैं, जी बिल्कुल डाल सकते हैं। तो I डैश क्या मिला मुझे, V/R,
1/2 V अपन आर। अब यहाँ से V अपन आर की वैल्यू देखो जरा क्या आएगी, I आ रही है, क्लियर। सो V अपन आर के प्लेस में मैं I लिख सकता हूँ, तो मुझे क्या मिला, I डैश इक्वल टू I/2। मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप वोल्टेज को आधा कर दोगे तो करंट भी आधा हो जाएगा, क्लियर। सो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस is hard, then the current flowing in the circuit, current flowing in the circuit is also hard, वो भी आधी हो जाएगी, क्लियर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, हटाएं। हमारा नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। सो व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय rather than a pure metal, clear। so why are coils of electric toasters or electric irons are made of an alloy rather than a pure metal। तो भाई टोस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन्स होते हैं, तो उनकी जो कॉइल्स होती हैं वो अलॉय की क्यों बनाई जाती है, मतलब नाइक्रोम की क्यों बनाई जाती है, मैग्नेटन की क्यों बनाई जाती हैं, मेटल्स की क्यों नहीं बनाई जाती। तो इसका रीज़न आपको मिलेगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दी गई है, कुछ इस तरीके से आपको टेबल दिख जाएगी, एक रेजिस्टिविटी की एक टेबल है। तो उस टेबल में अगर आप ध्यान से देखें, अलॉय का देखो रेजिस्टिविटी कितनी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। मतलब अलॉय का जो रेजिस्टिविटी है वो हाई है मेटल से, और अगर रेजिस्टिविटी हाई है तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस भी हाई होगा। और अगर रेजिस्टेंस हाई है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, H इक्वल टू I² RT, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। तो भाई मेरे टोस्टर और आयरन में हीट ही तो जनरेट करनी है, तो हम उसी मेटल की, तो मतलब उसी चीज़ की तो हम कॉइल बनाएंगे जिसका हाई रेजिस्टेंस होगा और जिसकी वजह से हाई हीट प्रोड्यूस हो। तो इसलिए हम अलॉय को यूज़ करते हैं, ना कि मेटल को। तो आप लिख भी सकते हैं कि अलॉय आर यूज्ड टू मेक coils of electric toaster or electric iron because the resistivity of alloys are greater than the resistivity of pure metals, clear, pure metals। उसके बाद आप ये लिख सकते हो बिकॉज कि H इज इक्वल टू I² RT, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो इसके बाद ये लिखना H, क्लियर। तो यहाँ पर आप एक लाइन भी लिख सकते हो कि when electric resistance is increased then heat produced in the circuit या in the conductor is also increased, clear, is also increased। so that's why we use alloy rather than pure metal, clear। so ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, हटाए। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि यूज द डेटा इन टेबल 12.2। तो अगेन वो वाली टेबल आपको दिख जाएगी रेजिस्टिविटी की, टू आंसर फॉलोइंग। आप 2 पार्ट दे रखे हैं, इनके आंसर आपको बताने हैं। देखो पहला पार्ट क्या है कि विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वही बेसिकली क्या होगा, बेकार कंडक्टर हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखें, आयरन की जो रेजिस्टिविटी है, सॉरी
मरकरी की जो रेजिस्टिविटी है वो आयरन से ज़्यादा है। क्लियर? मरकरी की जो रेजिस्टिविटी है वो आयरन से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? वो क्या शो करता है कि मरकरी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आयरन। तो गुड कंडक्टर कौन होगा? आयरन होगा। तो इसका आंसर क्या है? आयरन है। नेक्स्ट पार्ट देखें, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। तो इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखें रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी कम है? सिल्वर की है। तो इसलिए अगर इस सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है तो इसका रेजिस्टेंस भी सबसे कम होगा, इसलिए ये सबसे बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर हमारा सबसे बेस्ट कंडक्टर है। क्लियर? तो ये थे हमारे आंसर्स पेज 209 इंटेक्स क्वेश्चंस के। सो दोस्तों नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2013 पेज पर। सो ये रहे हमारे दो क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट। एक बैटरी है जिसमें 3 सेल हैं 2-2 वोल्ट की। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक 5 ओम का रेजिस्टर है, एक 8 ओम का रेजिस्टर है और एक है हमारा 12 ओम का रेजिस्टर। उनको प्लग और एक प्लग की है, मतलब एक की है, उनको कनेक्ट करा गया है सीरीज में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो इसका आंसर देखो कैसे करेंगे। आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, एक है हमारे पास 5 ओम का, एक है हमारे पास 8 ओम का और एक है हमारे पास 12 ओम का। उसके बाद हमारे पास 3 सेल हैं 2-2 वोल्ट की। तो देखो कैसे बनाएंगे, एक सेल, उसके बाद 2 सेल, उसके बाद 3 सेल। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो ये सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। उसके बाद एक प्लग की है और फिर उसके बाद ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट खत्म। ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगी आई, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर करंट आएगी आई। दैट्स इट, बस क्वेश्चन खत्म, यही था। क्लियर? हमें सिर्फ और सिर्फ सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना था, तो हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसे ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में। हटाएं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसका सर्किट फिर से ड्रॉ करना है। पुटिंग एन एमीटर, आपको एमीटर लगाना है टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। ठीक है, आगे बात करते हैं रजिस्टर। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि यही पहला क्वेश्चन है, 5 ओम है, 8 ओम है और यहां पर 12 ओम है। ठीक है, यहां पर एक बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव विच इज 6 वोल्ट। उसके बाद यहां पर एक प्लग की है। ठीक है, पहला वाला आंसर है, वही सर्किट डायग्राम है। अब उसने देखो क्या कहा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। उसने देखो ये कहा है कि आपको एक एमीटर लगाना है, एक वोल्टमीटर लगाना है। ठीक है, जो मेजर करेंगे 12 एम्पियर, मतलब 12 ओम वाले रेजिस्टेंस से करंट को और 12 ओम वाले के पोटेंशियल को। फिर से समझते हैं। देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, लैंग्वेज को पढ़ो ध्यान से। उसने कहा है कि एक एमीटर लगाइए टू मेजर द करंट थ्रू रेजिस्टर, a voltmeter to measure the potential across 12 ohm resistor, across 12 ohm resistors। ठीक है, एक एमीटर हमें लगाना है कि जो सबकी करंट को बताएगा, क्योंकि सब में करंट फ्लो ही कर रही है, एक जैसी फ्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि सर सीरीज में है, तो इसमें भी करंट सेम फ्लो करेगी, इसमें भी करेगी, इसमें भी करेगी। तो इन सब में से करंट अगर हमें देखनी है कि 12 वाले ओम में से कितनी करंट फ्लो कर रही है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। तो अगर मैं एमीटर और वोल्टमीटर लगाऊं तो उनकी रीडिंग्स क्या होगी। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन एमीटर एंड वोल्टमीटर। मतलब ये फिर से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, कि हमने एक एमीटर लगा दिया। ठीक है, हमने एक एमीटर लगा दिया जो इलेक्ट्रिक करंट की रीडिंग बताएगा हर एक रजिस्टर की। ठीक है, याद रखना, हर एक रजिस्टर की रीडिंग बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि जो करंट इन तीनों रेजिस्टेंस से फ्लो कर रही है वही करंट एमीटर से भी फ्लो करेगी। ठीक है, दूसरी चीज, और अगर मैं एक वोल्टमीटर लगाऊं अक्रॉस 12 वोल्ट, क्लियर, अक्रॉस 12 वोल्ट, तो इन दोनों की रीडिंग क्या होगी। मतलब आसान भाषा में हमें करंट निकालनी है, टोटल करंट निकालनी है, और यहां पर पोटेंशियल निकालना है V3 क्यों दे रहा हूं, ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा और ये V1 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होते हैं, करंट सेम रहती है। सो हमें I निकालना है और V3 निकालना है। क्लियर? अच्छा, अब I कैसे निकालें।
देखो टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल हुआ, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस के, विच इज टी टी एंड टी, ठीक है। टोटल पोटेंशियल इक्वल टू टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस के। अब मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है, तो मैं इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं लिख भी सकता हूं आसानी से कि 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, क्लियर, आर इन सीरीज। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस या जिसे आप टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हो, टोटल रेजिस्टेंस इज गिवन एज आर टी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 विच इज 5 प्लस 8 प्लस 12, क्लियर। तो आर टी कितना आया भाई, 25 ओम, क्लियर। सो हो गया हमारा 20 और 20 प्लस 5 25 ओम। सो 25 ओम मेरा टोटल रेजिस्टेंस आया। अब मुझे टोटल पोटेंशियल बताया विच इज 6, टोटल करंट नहीं पता, वो तो मुझे निकालनी है। टोटल रेजिस्टेंस अभी मैं निकाला 25, तो टोटल करंट मेरा कितना आ गया 6/25 ओम। तो मेरी एमीटर की रीडिंग आ गई, क्लियर। ये हमारी क्या है, ये हमारी एमीटर की रीडिंग है। अच्छा, अब हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है 12 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो कितनी रीडिंग होगी आगे बात करते हैं। चलो जल्दी आ जाओ, इधर देखो, V3 इक्वल टू आई टी R3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कितना पोटेंशियल है, V3 है, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, टोटल करंट IT, भाई टोटल करंट इससे फ्लो कर रही है, इससे फ्लो कर रही है, इससे फ्लो कर रही है। रेजिस्टेंस कितना है इसका R3, लेट्स से 12। सो V3 कितना है नहीं पता। करंट कितना है इसमें, करंट है इसमें अभी हमने निकाला 6/25, और रेजिस्टेंस कितना है 12, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 2 12 और 1 6 72/25 वोल्ट। तो ये हो गया आपका V3, ठीक है। तो ये हमारा वोल्ट मीटर की रीडिंग है। ये क्या हमने क्या निकाल दिया, वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग, ठीक है। सो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। जल्दी से वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। क्लियर होता है, समझ में आया, कोई डाउट यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात। दोस्तों नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेज नंबर 216 पर, मतलब 216 पर, क्लियर। और ये रहे हमारे 5 क्वेश्चंस। चलिए एक एक करके देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो इसके अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है 1 ओम और 10⁶ ओम, और दूसरा पार्ट है 1 ओम 10�3 ओम एंड 10�6 ओम। मतलब देखो क्या है, मतलब साफ है कि हमें पहला पार्ट देखो क्या है, 1 ओम एंड 10⁶ ओम। आपके पास 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, R1 मान लो 1 ओम और R2 मान लो 10⁶ ओम। 2 रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं और आपको उनको पैरेलल में ज्वाइन करता है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा पहले एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं। थोड़ा और क्लियरली बनाते हैं, रुको। ठीक है, सो ये 1 ओम वाला है, ये 10⁶ ओम वाला है, और यहाँ पर हमारी कोई बैटरी वैटरी लग रही होगी, हमें नहीं पता। दैट्स इट, बस ये है हमारी फिगर बन गई, ठीक है। ऐसी सिंपली अच्छा कॉपी को अच्छा दिखाने के लिए हमने एक फिगर बना दी। अब हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/1 प्लस 1/10⁶। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/10⁶ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। अच्छा यार खुद दिमाग लगाओ, ये 1/10⁶ है, मतलब ये कि मेरा 1/RT कितना आया, 1/RT कितना आया, ये आपका आएगा लगभग 10⁶ प्लस 1 डिवाइड में 10⁶, ठीक है। 10⁶ प्लस 1 डिवाइड में 10⁶। अब इसको रिवर्स कर दीजिए। सो RT मुझे मिलेगा 10⁶ डिवाइड में 10⁶ प्लस 1, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें, अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से देखो, 1 2 3 4 5 6 और ये है 1 2 3 4 5 और ये 1, ठीक है। ऐसे तो है कुछ,
तो अगर आप इसे नियरली माने तो ये नियरली किसके इक्वल होगा, 1 ओम के। सो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 1 ओम। ठीक है, क्लियर। इसको इस तरीके से समझो, मैं एक और तरीका समझा बताता हूं। मान लो यहां पर करंट फ्लो करी आई, देखिए यार यहां पर तो बहुत सारा रेजिस्टेंस है, 10 की पावर 6 का रेजिस्टेंस है, मतलब इतना रेजिस्टेंस है, इतना हाई रेजिस्टेंस है कि यहां से तो करंट फ्लो करेगी ही नहीं। तो करंट सारी की सारी फ्लो कहां से कर जाएगी, यहां से 1 ओम से। तो इसलिए हमारा टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आया। ठीक है, मैथमेटिकली हमने उसे 1 ओम कर दिया, लेकिन आप अगर आप प्रैक्टिकली सोचना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इतना सारा 10 की पावर 6 ओम का रेजिस्टेंस है, सोचो कितना सारा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, वो करंट को यहां जाने ही नहीं देगा। मतलब ये कि ओवरऑल जितनी भी करंट होगी, चाहे वो 5 एम्पियर हो, 10 एम्पियर हो, कितनी भी हो, वो सारी की सारी 1 ओम से पास हो जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 1 ओम। क्लियर। अच्छा, वीडियो को पॉज करके जल्दी से छापो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हटाए। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में है 1 ओम, 10 की पावर 3 ओम और 10 की पावर 6 ओम। ठीक है, सो R1 हमें दे रखा है 1 ओम, R2 हमें दे रखा है 10 की पावर 3 ओम और R3 हमें दे रखा है 10 की पावर 6 ओम। ठीक है, एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं इसकी भी। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है हमारा 1 ओम का, उसके बाद हमारा 10 की पावर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और उसके बाद है हमारा 10 की पावर 6 ओम का। ठीक है, और एक बैटरी सी लगा देते हैं, हमें नहीं पता बैटरी कितनी है, सो लेट्स से V, पॉजिटिव नेगेटिव V, और यहाँ पे हम दिखा देते हैं करंट। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सी फिगर हमने बना ली। अच्छा, जल्दी जल्दी बात करते हैं हम। अब टोटल रेजिस्टेंस देखो कैसे निकालेंगे, 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल में ज्वाइन कर रहे हैं तो इस तरीके से दिखाएंगे। आगे बात करें जल्दी जल्दी। सो 1/1 प्लस 1/10 की पावर 3 प्लस 1/10 की पावर 6। अच्छा, अब इसका एलसीएम ले ले मेरे भाई, तो 1/RT, तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 10 की पावर 6, तो हो जाएगा 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 1। ठीक है, 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 1। अच्छा, अब ध्यान देखना, 1/RT इक्वल टू 1 प्लस 100 प्लस 1 2 3 4 5 6 डिवाइड में 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको और क्लियरली दिखाऊं तो ये कितना बनेगा यार, 1 2 3, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मैंने 1000 और 1 को प्लस कर दिया, और जब मैं इसे उल्टा करूंगा तो ये मुझे मिलेगा कुछ इस तरीके से। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो बेसिकली ये 1 से थोड़ा कम आएगा, मतलब जो 1 से थोड़ा सा कम आएगा। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना कम आएगा, लेट्स से 0.999 ओम। क्लियर, 0.999 ओम। क्लियर। सो ये था हमारा सेकेंड आंसर। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भैया जो करंट होगी तो बेसिकली कुछ करंट तो यहाँ जाएगी, यहाँ पर इस वाले में नहीं जाएगी, मान लो 0 जा रही है तो कुछ तो यहाँ जाएगी, तो यहाँ पे कुछ करंट कम हो गई। वो कितनी कम होगी, 0.9, बहुत ही कम। तो हमने इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया, 1 ओम में से हल्का सा 0.00001 हमने माइनस कर दिया, तो ये आया हमारा 0.9999। ठीक है, समझ में आता है, जल्दी से छाप लीजिए, छापो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। हटाएं, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, ध्यान समझना इसको। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम। ठीक है, कौन कौन सी चीजें दी गई हैं यहाँ पर मेरे भाई, आराम से देख जरा। एक तो टोस्टर दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस R1 हमें दे दिया गया, R1 हमें दिया गया है कितना, 100 ओम का। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, एक टोस्टर नहीं, ये लैंप है, ये लैंप है। उसके बाद टोस्टर दिया गया है 50 ओम का। उसके बाद हमारे पास एक वाटर फिल्टर दिया गया है, वाटर फिल्टर दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है हमारा 500 ओम का।
तो ये 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है और एक वाटर फिल्टर जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है। उनको कनेक्टेड करा है पैरेलल में, तो इनको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। देखो जरा कैसे करेंगे। तो एक तो लैंप का रेजिस्टेंस हमने बना दिया, तो R1 इक्वल टू 100 ओम। उसके बाद एक मैंने बना दिया किसका, R2 50 ओम टोस्टर का, और एक मैंने बना दिया किसका, R3 500 ओम का। उसके बाद मैंने इन सबको कनेक्ट कर दिया किससे, पैरेलल में, ऐसे करके। और यहां पर बैटरी कितनी की लग रही है, 220 की। सर्किट समझ में आता है, इसमें कोई डाउट? अब देखो आगे पढ़ो क्वेश्चन को क्या कहा है। क्वेश्चन में आगे कहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन connected to same source that takes as much current as all the 3 appliances and what is the current through it। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पर एक लैंप है, यहाँ पर एक टोस्टर है, यहाँ पर एक वाटर फिल्टर है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, लेट से आई। अगर हम 220 का वोल्टेज लगाए तो क्वेश्चन मेरे भाई ये है कि अलग से एक क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन है। क्या है? एक इलेक्ट्रिक आयरन, लेट से R4। तो हमने इलेक्ट्रिक आयरन है एक अलग से, और उसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया R4, और उसको हमने कनेक्ट करा 220 वोल्टेज से ही। मतलब जहां पर यहां 220 लग रहा था वो यहां लग रहा था, ठीक है, 220 वोल्टेज से। तो यहां पर करंट फ्लो करेगी, यहां पर क्या काम करेगी, करंट फ्लो करेगी। तो उसने ये कहा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा कि करंट सेम फ्लो हो। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा कि जो करंट यहां फ्लो कर रही है वो यहां हो। क्वेश्चन समझ में आता है? क्लियर? आराम से फिर से पढ़ो नल लैंग्वेज को। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन? इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा टू सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। जितने ये 3 अप्लायंसेस करंट ले रहे हैं उतनी ये लेगा। वो करंट कितनी, ठीक है, जितनी ये करंट ले रहे हैं उतनी ये लेगा। तो इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, और व्हाट इज द करंट थ्रू इट, और इसमें से करंट कितनी फ्लो करेगी। समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर होता है? जल्दी से देखो अब जरा क्या होगा। बढ़े आगे, करें, सॉल्व करें इसको। चलिए देखते हैं। सो पहले यहां पर अगर हम करंट निकाल दें तो उसका रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो इसका करंट कैसे निकालेंगे? तो इसका करंट आप निकालेंगे टोटल पोटेंशियल 220 वोल्ट, टोटल करंट निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से सबसे पहले R टोटल निकाल लेते हैं। सो R टोटल बेसिकली क्या होगा हमारा, 1/RT इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। अच्छा, इसका एलसीएम ले लो। सो 500, उसके बाद यहाँ पर ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 5, ये आपका बनेगा कितना, ये आपका बनेगा 10, ये आपका बनेगा 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/RT। सो मेरा RT की वैल्यू आई यहाँ पर 500/61 ओम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 60 प्लस 1 61, ठीक है। तो ये हमारा आ गया RT। तो ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस आया। अब इस वाले रेजिस्टेंस में, इस वाले इलेक्ट्रिक सर्किट में मैं टोटल करंट निकाल सकता हूं। सो V इक्वल टू IRT। सो V कितना है, 220 वोल्टेज। करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला 500/61, 500/61। सो करंट की वैल्यू मुझे आई 220 इंटू 61 डिवाइड में 500, क्लियर। सो ये 11 और ये 25। सो करंट मेरी आई 11 इंटू 61/25 एम्पियर। तो ये मेरी करंट आई। इसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं एक बार इसको थोड़ा सा, क्लियर। तो ये आएगा हमारा 60, फिर उसके बाद ये आपका आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्लियर। इन दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। तो फिर डिवाइड करके ये आपका करीब करीब ऐसे आएगा 70.5 एम्पियर समथिंग आएगा कुछ, क्लियर। पॉइंट के बाद देख लीजिएगा 70 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 70.5 या 45, एक बार देख लीजिएगा 70 पॉइंट, हाँ चलिए चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 70.5 एम्पियर ये पर करंट आई, मतलब यहाँ पर कितनी करंट फ्लो कर रही है, 70.5 एम्पियर की। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि इसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता और यहां पर भी सेम करंट फ्लो कर रही है
5 एम्पियर की। अगर हम सेम वोल्टेज लगाते हैं तो R4 कितना होगा? तो भाई मेरे V इक्वल टू आई R4, V 220 है, करंट अभी मैंने निकाला आपको 70.5 इंटू R4, सो R4 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 220 अपॉन 70.5 ओम। तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा R4 और ये मेरी करंट हो गई I। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा नोट करने में आपको आई थिंक प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या काम करना, पहले ऐसे करो फिर ये बना लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकाल के वोल्टेज का फॉर्म निकाल के करंट निकाल लो, उसके बाद ये फिगर बना के फिर ये नोट कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि करंट कितनी होगी यहाँ पर, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो हमने निकाल दिया। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस वाले रेजिस्टेंस में मतलब इलेक्ट्रिक आयरन से कितनी करंट फ्लो होगी। तो भाई मेरे इसका आंसर यही है, क्योंकि यही करंट तो फ्लो हो रही है, तो वो भी आप लिख लीजिएगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया? मार्क कर लो अपनी एनसीईआरटी बुक में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो जल्दी से, मार्क कर लो और जल्दी से छापो इसे। क्लियर, छापो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको नोट करने में, तो आराम से करना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पहले इसे ऐसे करो फिर उसके बाद ये फिगर बना के ये बना। ठीक है, अच्छा चलो मैं मिटाता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख भाई मेरे क्या है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। मतलब ये आपसे ये पूछ रहा है कि अगर हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, हम क्या एडवांटेजेस हैं कि हम उसे पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखो जरा, अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, चलो समझा देते हैं, लिखवा भी देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, एक है हमारे पास टीवी है, ठीक है, एक हमारे पास मान लीजिए क्या है, फैन है, और एक मान लीजिए यहां पर क्या है मेरे पास, रेफ्रिजरेटर है, मतलब फ्रिज है। अच्छा, मैंने क्या काम करा, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। V करंट फ्लो करेगी I और उसके बाद क्लियर। और नेक्स्ट मैंने क्या काम करा, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो ये दो कॉम्बिनेशंस हैं। अगर मान लीजिए आप ध्यान दें, जब मैं इस ऑन को स्विच करूं, पहले सीरीज की देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इस ऑन को स्विच करूंगा जो टीवी वाला है, तो क्या टीवी चल पाएगा? देखो ध्यान से, नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट तो पूरा ही नहीं है। क्लियर, याद करो मैंने पार्ट 4 इलेक्ट्रिक सर्किट में डेफिनेशन दी है, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। अभी शुरुआत वाली वीडियो में, अभी मतलब इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको डेफिनेशन दी थी। तो ये कंटिन्यूअस तो है नहीं, क्योंकि यहां पर गैप है, यहां पर गैप है। मतलब अगर मैं इस स्विच को ऑन करता हूं तो करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब ये तीनों में से कोई सा भी जलने वाला। जब मैं इसको चलाऊंगा तब भी नहीं चलेगा, इसको चलाऊंगा हाँ जब जल जाएंगे, जब तीनों के तीनों एक साथ जलेंगे। यही सीरीज की सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है। मतलब ये कि घर में अगर मान लीजिए मुझे टीवी चलाना है, तो टीवी नहीं, मुझे पंखा भी चलाना पड़ेगा, मुझे रेफ्रिजरेटर भी चलाना पड़ेगा, चाहे ठंड हो रही हो, लेकिन फिर भी मुझे पंखे में बैठना पड़ेगा अगर मुझे टीवी देखना है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है यार मेरे भाई। पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में मान लीजिए ठंड चल रही है तो मुझे पंखा तो चलाना नहीं, अच्छा मैंने टीवी चला दिया, तो जैसे टीवी का मैंने बटन ऑन करा तो करंट यहाँ पर ऐसे करके फ्लो हो जाएगी I, और ऐसे करके बाहर निकल जाएगी I। यहाँ तो कंटिन्यूस है नहीं, लेकिन मेरे भाई यहाँ तो कंटिन्यूस हो गया, यहाँ तो बिल्कुल देख कंटिन्यूस हो गया, बिल्कुल क्लोज पाथ बन गया। अब गर्मी आ गई है तो मैंने क्या काम करा, फैन भी ऑन कर दिया। फैन भी ऑन करा तो यहाँ पर भी करंट डिवाइड हो गई I1 और I2। देख यहाँ पर दोनों से करंट फ्लो कर जाएगी। रेफ्रिजरेटर फिर भी बंद है, देख रेफ्रिजरेटर फिर भी बंद है, अगर मुझे रेफ्रिजरेटर भी चलाना है तो इसको भी ऑन कर दे, तीनों से करंट फ्लो करेगी। यही सबसे बड़ा एडवांटेजेस है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। मतलब ये हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का, डिवाइस का एक सेपरेट स्विच होता है। तो उसके लिख भी लेते हैं हम, एडवांटेजेस
of parallel combination of electric resistance या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन each electrical device has a unique या फिर a separate switch। क्लियर? सेपरेट स्विच। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस का एक सेपरेट स्विच होता है, मतलब आप उसे अलग से ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन सीरीज में वो नहीं होता। ठीक है, ये पहला हो गया। अच्छा, और देख मेरे भाई क्या है दूसरा, बता मुझे। अच्छा, दूसरा देखो क्या है। मान लो आपका टीवी फूक गया, फ्यूज हो गया, फुग्गा, टीवी फुग्गा। क्लियर? टीवी में आग लग गई, फूक गया, जो भी होना हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रिक, मतलब ये तो फूक गया, तो ये तो गायब हो गया टीवी। अब भाई फैन थोड़ा ना फूका आपका, और ना ही रेफ्रिजरेटर फूका, तो क्या करंट फ्लो कर पाएगी सीरीज में? आंसर बताना। अगर आपने तीनों स्विच ऑन कर रखे हैं और टीवी आपका फूक गया, ठीक है, तो क्या करंट फ्लो कर पाएगी? क्या फैन और रेफ्रिजरेटर चल पाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि बेसिकली फूकने का मतलब है यहां पर ये सर्किट ओपन हो गया और करंट आगे बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है। मान ले तेरा टीवी फूक गया, क्लियर, तो सिर्फ ये वाली लाइन जो है ये बंद होगी, फैन और रेफ्रिजरेटर वैसे ही चलते रहेंगे। तो ये एक और एडवांटेजेस है पैरेलल का सीरीज से। सो आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, when any electrical device या appliances fused clear, not affect the other devices, ठीक है। तीसरा अगर आप ध्यान से देखें क्या होगा, तीसरा ये क्या होगा कि पैरेलल में जो करंट है वो डिवाइड हो जाती है, पोटेंशियल सेम रहता है, मतलब हर एक पे पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट डिवाइड हो जाएगी। लेकिन सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, करंट सेम रहती है। क्लियर? सो आप लिख भी सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage on each device is same but current is divided. But in series combination voltage divide, करंट इज सेम। क्लियर होता है? सो ये तीन एडवांटेजेस हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर? समझ में आया? जल्दी से छापो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हटाए। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा रखा है कि हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm एंड 1 ohm। क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लो, लेकिन बहुत आसान भी है। देखो जरा ध्यान से, आपके पास 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, 2 ohm का, एक आपको दिया गया है 3 ohm का, और एक आपको दिया गया है 6 ohm का। 6 ohm का दिया गया है, कितने ohm का दिया गया है? 6 ohm का दिया गया है। ठीक है, अब उस आपसे ये पूछ रहा है कि इन तीनों को मैं किस तरीके से कनेक्ट करूं। कि पहला पार्ट है कि मुझे टोटल रेजिस्टेंस इनका मिले, कितना मिले भाई? टोटल रेजिस्टेंस मिले 4 ohm, और दूसरा पार्ट कि मुझे टोटल रेजिस्टेंस मुझे मिले 1 ohm। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि इन तीनों को मैं किस तरीके से कनेक्ट करूं, इन तीनों रेजिस्टेंस को, कि इनका टोटल रेजिस्टेंस मुझे 4 मिले और
पहले 4 ओम मिले पहला पार्ट, और दूसरा टोटल रेजिस्टेंस मुझे 1 ओम मिले। तो किस तरीके से हम कनेक्ट करें? वाह क्या कहानी बन गई। अच्छा देखो जरा, क्या हम देखें जरा कैसे करेंगे। तो इसका आंसर देखो कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों पैरेलल में हो और ये सीरीज में हो, तो काम बन जाएगा। क्यों काम बन जाएगा? अगर ये दोनों पैरेलल में है तो ये क्या देंगे 2, और ये क्या देंगे, ये सीरीज में अगर हो गया तो कितना हो जाएगा 4। ड्रॉ करके दिखाता हूं, नहीं समझ में आया। देखो ये है 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। ये जो सर्किट होगा ये 4 ओम रेजिस्टेंस दे देगा। एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालूं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 1/3 प्लस 1/6। सो ये हो गया मेरा 2/6, तो ये मेरा बन गया 3/6। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस लेट्स से R डैश कितना आया 6/3, 6/3 मींस 2 ओम। तो यहां पर ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 2 ओम। अच्छा दूसरी अलग से फिगर बना लेते हैं। तो ये कितना बन गया 2 ओम रेजिस्टेंस बन गया। अब 2 ओम और 2 ओम किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम। बोलो बात क्लियर? भाई आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया भाई? नहीं आया क्या? समझ में तो आया? देखो ध्यान से भाई, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कितना है 2 ओम। फिर ये सीरीज में हो जाएगा तो कितना हो गया 2 और 2 4 ओम आ गया। क्लियर होती है? अच्छा पैरेलल, अच्छा RT 1 ओम, ये दोनों पैरेलल में याद रखना, ठीक है। अच्छा टोटल रेजिस्टेंस अगर 1 ओम हो तब कैसे से रखें, तो इनको सिंपली अगर आप ध्यान से देखो, से पैरेलल में रख दोगे तो आपको 1 ओम मिल जाएगा, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ऐसे करके। क्लियर? सो एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। 1/RT इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया आपका 6 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आया 1। ठीक है, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर 1। तो ये कितना आया 3 2 5 और 1 6, 6 और 5 6, 1/1। तो RT कितना आया 1। ठीक है, RT कितना आया 1। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, हटाए चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। व्हाट इज द हाईएस्ट द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। तो देखो क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और उसके बाद आपको दिया गया है 24 ओम। तो पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है कि इनका हाईएस्ट कितना रेजिस्टेंस हो सकता है, हाईएस्ट कितना रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हाईएस्ट कितना कब होगा, जब इन तीनों को सीरीज में लगा दोगे। जब आप इन तीनों को सीरीज में लगा दोगे तो ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस को दिखाएंगे, सबसे ज्यादा। मतलब बेसिकली इन सबको आप प्लस कर दो तो इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा। उससे बढ़ के तो हो नहीं सकता, खुद दिमाग लगाओ, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो इनको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो मतलब अगर आप इनको सीरीज में लगा दोगे, विच इज 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम, तो ये मेरे भाई हाईएस्ट रेजिस्टेंस दिखाएंगे। इनका हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा कितना, वो होगा हमारा, ये आपका आया 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 विच इज बेसिकली गिव्स टू 12, 12 12 24, 24 24 48 ओम। इससे ज्यादा नहीं हो सकता रेजिस्टेंस, खुद दिमाग लगाओ, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आती है। अच्छा लोएस्ट मतलब इन चारों को हम किस तरीके से कनेक्ट करें कि इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो सबसे कम हो। तो पैरेलल में, सीधा सीधा आंसर है, पैरेलल में लगा दो। ये देख लगा दे पैरेलल में।
ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आएगा देख, 1/RT इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। क्लियर? सो 1/4 1/8 1/12 1/24। इसको सॉल्व कर लो एक बार। ठीक है, उसके बाद से मेरा आएगा 1/RT इक्वल टू 12/24। RT की वैल्यू आई मेरी 2 ओम। ठीक है, इसको रिवर्स भी कर देना मेरे भाई, तो 1/2 आएगा, लेकिन हम इसे रिवर्स करेंगे क्योंकि 1/RT की नहीं, हमें RT की वैल्यू चाहिए विच इज 2 ओम। ठीक है, तो ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन, और ये थे हमारे इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 216 के आंसर्स। सो दोस्तों नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेज नंबर 218 पर। सो ये रहा पहला क्वेश्चन, देखते हैं कि व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। सो बेसिकली मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक हीटर है, तो उसका एक कॉर्ड है, मतलब एक वायर है, ठीक है, वो गर्म नहीं होता, लेकिन जो उसका अंदर का एलिमेंट होता है वो गर्म हो जाता है। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन देखिए क्या है। हम कर रहे हैं उसका पहला क्वेश्चन। तो हमने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो H होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर आप लिख सकते हैं फॉर्मूला I²RT, जिससे ये प्रूफ होता है कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो जो हीटर का जो अंदर का एलिमेंट है उसका हाई रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से हाई इलेक्ट्रिक हीट, मतलब सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो कॉर्ड है वो सिर्फ एक कॉपर का वायर है, उसका रेजिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से उससे इलेक्ट्रिक करंट तो पास होती है, लेकिन वहां पर हीट प्रोड्यूस नहीं होती। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो एक बार लिख भी लेते हैं कि हीटिंग एलिमेंट हैज हाई रेजिस्टेंस whereas cord has low resistance. When electric current flows through heating element and cord, heating element become hot, whereas cord not become hot or red. क्लियर? समझ में आया? अच्छा, जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूट हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो आपको हीट निकालनी है, जल्दी जल्दी देखते हैं। तो आपके पास कूलम चार्ज है 96,000 कूलम, टाइम आपको दे रखा है 1 घंटा, तो इसको सेकंड में बदल देते हैं, तो 3600 सेकेंड्स। क्लियर? वोल्टेज आपको दे रखी है 50 वोल्टेज। तो आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस में बताओ, मतलब हीट कितनी जनरेट होगी। तो हीट जनरेट का फॉर्मूला क्या है? H इक्वल टू I²RT। तो ना ही मुझे I पता, ना ही मुझे R पता, लेकिन मुझे T पता है। तो सबसे पहले मुझे I निकालना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा। अच्छा, I कैसे निकालें सर? तो भाई हम जानते हैं, वी नो दैट I किसके इक्वल होता है? Q अपॉन T के। Q कितना है? 96,000 डिवाइड में टाइम कितना है? 1 घंटा, तो 3600। इसे आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 80 और ये आपका आएगा 3। सो करंट मेरा आ गया 80/3 एम्पियर। अब मुझे करंट पता चल गया, वोल्टेज मुझे गिवन है, तो मैं रेजिस्टेंस में निकाल सकता हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल होगा IR के। V कितना है? 50। I अभी निकाला 80/3। रेजिस्टेंस मेरा ये नहीं पता, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 50 × 3/80। 0 से 0 गया, तेल लेने 15/8 ओम। रेजिस्टेंस मेरा मुझे मिल गया। अब रेजिस्टेंस पता चल गया, करंट पता चल गई, तो इस फॉर्मूले में पेल दो। तो H इक्वल टू I²RT। तो I कितना है?
80/3 इंटू 80/3, रेजिस्टेंस मेरा आया 15/8, टाइम मेरा आया 1 घंटा, तो 3600। तो इसको काटापीटी करो, 3 से यू गया, 8 से 8 ये बार गया, ठीक है, 8 से 1 सेकेंड 50 80/3, सही करा है ना मैंने कैलकुलेशन? हाँ चलो सही है। हाँ तो इसको सॉल्व करो, ये 3 से ये भी गया दिल्ली, बस बहुत बढ़िया। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा करीब करीब 4.8 इंटू 10⁻6 जूल। क्लियर? 4.8 इंटू 10⁻6 जूल। जूल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हीट एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल। क्लियर? नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटाएं, चलिए हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट 5 एम्पियर। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम का, और वो करंट बनाती है 5 एम्पियर की, मतलब उसमें से 5 एम्पियर की करंट फ्लो करती है। तो आपको ये बताना है कि कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो अगर 30 सेकेंड में कितनी हीट जनरेट होगी, तो I²RT फॉर्मूला आप जानते हो, सारी वैल्यूज आपको गिवन दे रखी है, पेल मारो तो H इक्वल आएगा, I कितना है 5 इंटू 5, रेजिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना है 30। क्लियर? समझ में आया? इसको सॉल्व करिए, तो 15 ये हुआ हमारा 25, ये हमारा आया 6 इंटू 100। ऐसे लिख सकते हैं भाई ऐसे। अबे क्लियर हुआ? यहाँ पर कोई डाउट? I²RT, तो करंट दे रखी थी 5 एम्पियर, उसके बाद रेजिस्टेंस में दे रखा था 20, I²RT रेजिस्टेंस में निकाल दिया 30 सेकंड के लिए। अच्छा इसको सॉल्व करो जरा, कितना आएगा जरा बताना। 5 आया 30, 12 और 15 इंटू ये आया मेरा 100। सही है ना? ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻4। क्लियर? तो ये हो गए हमारे पेज नंबर 218 के आंसर्स। चलिए नोट कर। सो दोस्तों लास्ट इंटरेस्ट क्वेश्चन हमें मिलेंगे पेज नंबर 220 पर, 220 पर। ये रहे हमारे 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। व्हाट डिटरमाइंस, क्या बताता है कि रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो बेसिकली W/T होता है, और P इंटू टी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा E आ जाता है, विच इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पावर हमें इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग जिसे हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है जिसका है 20 वॉट है, तो इसका मतलब क्या है? 20 वॉट का मतलब क्या है? 20 वॉट का मतलब ये है कि वो एक घंटे में 20 वॉट आवर की एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्लियर? सो कौन ये बताएगा कि कितने रेट से वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है? कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक पावर बताएगा। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर है। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, वो 5 एम्पियर की करंट फ्लो करती है अगर उसे 220 वोल्टेज पे लगाया जाए। तो वोल्टेज है 220 वोल्टेज और करंट हमें है 5 एम्पियर। आपको क्या बताना है? आपको डिटरमाइन करना है पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो आपको पावर बतानी है कितनी है, और आपको बताना है कि अगर उसे 2 घंटे तक चलाया जा रहा है तो वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगी। ठीक है, कितनी एनर्जी तक वो कंज्यूम करेगी। समझ में आया? अच्छा V पता है, I पता है, तो पावर का एक फॉर्मूला V और I में होता है ऐसे करके, V इंटू I। तो पावर आ जाएगी इससे, तो 220 इंटू 5, तो कितना आया? 110 वॉट, 1100 वॉट। अब पावर निकल गई, टाइम निकल गया, अब एनर्जी में निकाल सकते हैं कितने। एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी। तो एनर्जी किसका है? P कितना है? P हमारा है P अभी निकला 1100। टाइम कितना है? 2। तो एनर्जी मेरी आ गई 2200। अच्छा ये किलो वॉट आर होगी या वॉट आर होगी? इसकी यूनिट देखना, देखो ये वॉट है तो ये वॉट आर है। अब मुझे लेकिन एनर्जी की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की होती है किलो वॉट आर। ये वॉट आर में निकला है तो मैं इसे किलो वॉट आर में बदल सकता हूँ और वॉट सेकंड में बदल सकता हूँ। मैं इसे किलो वॉट आर में अगर मैं निकालना चाहूँ, अगर मैं किलो वॉट आर में निकालूँ तो इसे किलो वॉट में बदलना पड़ेगा। तो किलो वॉट में बदलने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं इसे 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आएगा 1.1 किलो वॉट।
1000 से डिवाइड कर दिया तो 1.1 आया, तो मेरी एनर्जी किलोवाट आवर में कितनी होगी 2.2 किलोवाट आवर। तो ये मेरी एनर्जी आ गई 2.2 किलोवाट आवर। सो इसी के साथ हमारे सारे इंटेक्स क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप आपको सबके सॉल्यूशंस आसानी से समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। क्लियर हुआ? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जितना चाहे उतना चाहे शेयर कीजिए। क्लियर? चलिए, सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।